हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में मैं एक नई सीरीज़ शुरू करूंगा। वो है बिहार पीएससी एग्ज़ाम के लिए। बिहार लोक सेवा आयोग का जो एग्ज़ाम होता है उसके संभावित प्रश्न हम इसमें कवर करेंगे। ये है सेट नंबर 1। मैं इसमें बहुत सारे सेट लेकर आऊँगा और मेरा ऐसा मानना है कि इसमें कम से कम 10 से 15 सेट जो हैं वो आएंगे और इसमें हम करंट अफेयर भी कवर करेंगे। कुछ ना कुछ स्टैटिक जीके भी मैं साइड बाय साइड आपको बताता चलूँगा। जो करंट और स्टैटिक है दोनों को हम डेप्थ में कंसेप्चुअल करंट अफेयर जिसे बोलते हैं उस तरह से पढ़ेंगे। इस वीडियो को मैं आप तक लेकर आ रहा हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर गौरव गर्ग। मैं आपको बता दूं, यहाँ पे बिहार राज्य के जो एग्ज़ाम हैं उनके लिए हमारे बेस्ट सेलिंग कोर्सेज अवेलेबल हैं। बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार जुडिशरी, एसएससी, बिहार जीके, बिहार टीचर भर्ती और सब इंस्पेक्टर। इन सब के लिए जैसे आप ये वीडियो देख रहे हैं वैसे ही पूरा सिलेबस इनमें कंप्लीट किया हुआ है। आप घर बैठे अपनी तैयारी इन कोर्सेज की मदद से कर सकते हैं। इनमें आपको पीडीएफ भी मिलेगा, क्विज भी मिलेंगे, क्रक्स भी मिलेगा और भी बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। अब ये पेड कोर्सेज हैं, आप ये स्मार्ट कोर्सेज लेना चाहते हैं तो या तो हमारी वेबसाइट पे जाइए studyIQ.com या हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए StudyIQ ऐप, और दोनों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट्स में आपको मिल जाएगा, वहां पे आप देख सकते हैं। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। सेट नंबर 1। बिहार का पहला स्टेट लेवल बर्ड फेस्टिवल कलरव ये ऑर्गेनाइज किया गया कहाँ पे? याद रखिए, ये जितने भी वीडियो आएंगे इनमें जो स्क्रीन पर लिखी हुई लैंग्वेज है वो इंग्लिश होगी, लेकिन मैं एक एक वाक्य हिंदी में आपको बताऊंगा ट्रांसलेट करके, जिससे हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के जो बच्चे हैं मीडियम के उसका लाभ ले सकें। आपको मैं एनकरेज करता हूं कि आप अपने खुद के नोट्स बनाएं। आपके जो नोट्स हैं एंड मोमेंट पे सबसे ज़्यादा काम आएंगे। तो बिहार का पहला राजकीय स्तर पर एक पक्षी महोत्सव का आयोजन किया गया। इस पक्षी महोत्सव का नाम था कलरव। ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया? भीमबंध वन्य विहार। भीमबंध वन्य विहार कहाँ पे है? भीमबंध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मुंगेर में है, मुंगेर डिस्ट्रिक्ट। उदयपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कांवर झील पक्षी विहार या नागी नकती पक्षी विहार। तो आंसर है नागी नकती पक्षी विहार। एक्चुअली दो बांध हैं, एक नागी और एक नकती। तो दोनों में जो पानी भरा हुआ है वहां पे बहुत एक झील बन गई है, क्योंकि वहां पे जल भंडारण किया हुआ है, पानी को स्टोर किया हुआ है, वहां पे पक्षी आते हैं। तो नगी नकटी बर्ड सेंचुरी कहाँ है? ये जमुई डिस्ट्रिक्ट में आती है। जमुई एकदम जो झारखंड से लगता है डिस्ट्रिक्ट, साउथ ईस्ट बिहार। तो नगी नकटी बर्ड सेंचुरी जमुई में है। और कांवर झील बर्ड सेंचुरी अभी अभी खबरों में आई थी, ये बेगूसराय में है, बेगूसराय। और कांवर झील पक्षी विहार अभी अभी रामसर साइट बना है, इसको रामसर स्थल का दर्जा दिया गया है। रामसर शहर कौन से देश में है? ईरान में। और बेगूसराय से लोकसभा सांसद कौन है? गिरिराज सिंह, जो हमारे पशुपालन, मछली पालन और डेयरी मंत्री हैं। इस तरह से आप चीज़ों को कनेक्ट करके पढ़ेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। और उदयपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? चंपारण में है। चंपारण से गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह शुरू किया था। ये वेस्ट चंपारण में है, उदयपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो आंसर है नगी नकती बर्ड सेंचुरी। ये 15 जनवरी से शुरू हुआ था और 3 दिन तक चला था पक्षी महोत्सव। अगले सवाल पे आते हैं। बिहार की सरकार ने अभी अभी एक समझौता ज्ञापन MOU साइन करा है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करे हैं कौन से संगठन के साथ? बिहार में जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए और बिहार में कार्बन उत्सर्जन जो होता है उसको कम करने के लिए, यानी कार्बन एमिशंस को कम करने के लिए और क्लाइमेट रेजिलियंस को बढ़ाने के लिए, जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए। तो ये बिहार ने साइन करा है समझौता ज्ञापन संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के साथ, यानी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका मुख्यालय नायरोबी में है, और नायरोबी जो है वो केन्या की राजधानी है। फिर दूसरा ऑप्शन देखिए, विश्व मौसम विभाग संगठन, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर जनेवा में है, जनेवा स्विट्जरलैंड में है। ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इंस्टीट्यूट, ये सियोल में है, दक्षिण कोरिया की राजधानी। और ग्लोबल अलायंस ऑन हेल्थ एंड पॉल्यूशन, इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। ये चारों ही संगठन काम करते हैं जलवायु और मौसम को लेकर। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। बिहार की सरकार कौन सी कंपनी के साथ मिलकर, बिहार की सरकार ने यह निर्णय लिया है कि 60 ITI इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट यानी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान जो सरकारी हैं इनको अपग्रेड किया जाएगा, इनको उत्कृष्टता केंद्रों में बदला जाएगा, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में कन्वर्ट किया जाएगा। कौन सी कंपनी करेगी? ये कंपनी है
टाटा टेक्नोलॉजीज, टाटा टेक्नोलॉजीज। और इसमें खर्चा कौन करेगा? 88% खर्चा इसमें टाटा टेक्नोलॉजीज करेगी और बचा हुआ 12% खर्चा बिहार की सरकार करेगी। ठीक है। अच्छा ये बताइए टाटा कंपनी का चेयरमैन कौन है? जब मैं पूछता हूं अपने स्टूडेंट से कि भाई टाटा कंपनी के चेयरमैन कौन है, तो सब बोलते हैं रतन टाटा। नहीं, रतन टाटा नहीं है, उनकी काफी उम्र हो गई है। अभी जो चेयरमैन है वो है एन चंद्रशेखरन, मिस्टर एन चंद्रशेखरन। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और जब मैं बोलता हूं इंपॉर्टेंट है तो मतलब है, राइट। पिछले साल मैंने बच्चों को कहा था देखना ये क्वेश्चन जरूर आएगा कि ये नेशनल पार्क कहाँ पे है, और वो आ गया बीपीएससी में। जो बीपीएससी 2020 का पेपर है उसमें जाके देखना, पूछा था मुरलैन नेशनल पार्क कहाँ पे है, मिजोरम में है ये। तो वो मैंने पहले ही बता दिया था, जरूर आएगा। क्योंकि पढ़ाते पढ़ाते जब आप एक चीज़ को 6-7 साल से पढ़ा रहे हैं और उसी चीज़ को पढ़ा रहे हैं, तो उसमें एक आपका एक लेटरल थिंकिंग डेवलप हो जाता है, आपको समझ में आ जाता है कि एग्जाम में क्या क्या आ सकता है। तो जब मैं करंट अफेयर पढ़ाता हूँ तो बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअली और साथ में एक्स्ट्रा नॉलेज इतनी होती है कि एक जो होलसम एक्सपीरियंस होता है वो आपको इंटरेस्ट पैदा करता है, आपको रटना नहीं पड़ता। ठीक है। तो टाटा कंपनी के चेयरमैन है एन चंद्रशेखरन। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। बिहार की सरकार ने अभी अभी एक पोर्टल बनाया है आशा वर्कर्स के लिए। जो आशा वर्कर होती है ना, जैसे आंगनवाड़ी वर्कर होते हैं वैसे ही आशा वर्कर होते हैं, जिससे इनकी पेमेंट इनको समय पे दी जा सके। इस पोर्टल का नाम क्या है? तो इस पोर्टल का नाम है अश्विन पोर्टल। पोर्टल क्या होता है और पोर्टल और वेबसाइट में फ़र्क क्या होता है? देखो वेबसाइट तो सबके लिए होती है, कोई भी वेबसाइट पे जाएगा, लॉगिन करेगा और देखेगा, जैसे आप किसी भी वेबसाइट पे जा सकते हैं। लेकिन पोर्टल जो होता है वो एक खास मकसद के लिए होता है और बहुत केसेस में एक खास पब्लिक के लिए होता है। जैसे अब ये जो पोर्टल है अश्विन पोर्टल, इस पे लॉगिन आईडी और पासवर्ड दिया जाएगा तो आशा वर्कर ही इस वेबसाइट को एक्सेस कर पाएंगी। तो पोर्टल एक तरह की गुप्त या सीमित वेबसाइट होती है जो किसी खास मकसद के लिए बनाई जाती है। तो अश्विन पोर्टल इसका नाम है। और अगर कंफ्यूजन हो तो आशा में आप आशा और यहां अश, तो ये मिलता जुलता नाम है, तो अश्विन पोर्टल। और आपको यह भी बता दूं कि बिहार की सरकार ने जो 7 निश्चय लिए थे उनमें एक ये भी था कि आत्मनिर्भर जो है हमें बनाना है। 7 निश्चय का पार्ट 2 भी आया था और उसी के तहत ये किया गया है अश्विन पोर्टल। यहाँ पे एक मोबाइल ऐप भी इन्होंने लॉन्च करा है जिसका नाम है वंडर ऐप। इस ऐप का नाम वंडर ऐप रखा गया है। तो वंडर ऐप को लॉन्च क्यों करा है? वंडर ऐप जो है ये भी एक इम्पॉर्टेंट ऐप है, वंडर ऐप। और ये बेसिकली जो महिलाएं हैं, प्रेग्नेंट महिलाएं, गर्भवती महिलाएं, उनके लिए, उनको सारी जानकारी देने के लिए लॉन्च की गई है। ठीक है, तो इसका नाम है वंडर ऐप। गर्भवती महिलाओं की मदद के लिए उनको सारी जानकारी इस पे मिलेगी। और फिर एक चीज़ और लॉन्च करी है यहाँ पे जिसका नाम है ई संजीवनी। ई संजीवनी, और ई संजीवनी क्या है? ई संजीवनी एक टेली मेडिसिन फैसिलिटी है। मेडिसिन मतलब चिकित्सा, टेली मतलब दूर। तो टेली मेडिसिन मतलब एक ऐसी सुविधा होती है टेली मेडिसिन जिसमें डॉक्टर से परामर्श दूर बैठे ही लिया जा सकता है। आपको ओपीडी में जाने की आवश्यकता, यानी आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, ओपीडी में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, डॉक्टर से संपर्क की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आप गांव में बैठे हैं, शहर से डॉक्टर से आप टीवी पर, एक टीवी जैसी मशीन होती है उसी पर देखकर आप परामर्श ले सकते हैं। इसको बोलते हैं टेली मेडिसिन। तो टेली मेडिसिन पोर्टल जो लॉन्च करा है नीतीश कुमार ने, उसका नाम रखा है ई संजीवनी। तो तीनों पे से एक जरूर पूछेंगे एग्जाम में, या तो वंडर ऐप, या अश्विन पोर्टल, या ई संजीवनी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्पोर्ट्स स्टेडियम बनेगा और एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, खेलों के लिए विश्वविद्यालय भी बनेगा। खेल विश्वविद्यालय और एक स्टेडियम बनेगा। कहाँ बनेंगे ये दोनों? तो ये बनेंगे राजगीर में। वैसे राजगीर नालंदा में है, तो लेकिन यहाँ पे एग्जैक्ट पूछा है तो राजगीर मार्क करना है। राजगीर में बनेंगे, ये घोषणा करी बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने, जो वहाँ के वित्त मंत्री भी हैं। तो ये बनेगा। और एक चीज़ और याद रखिए, झारखंड में भी एक स्टेडियम बन रहा है नया, झारखंड में बोकारो में बन रहा है। और स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी एक पंजाब में बन रही है अभी अभी, पटियाला में, महाराजा भूपेंद्र सिंह स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी। उसका नाम महाराजा भूपेंद्र सिंह के नाम पे रखा जाएगा। ये पटियाला में बन रही है स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, तो ये भी याद रखिए। वैसे स्टेडियम की बात अगर मैं कर रहा हूँ तो ये जो अहमदाबाद का मोटेरा स्टेडियम है उसका नाम अब नरेंद्र मोदी स्टेडियम हो गया है। और आप जानते होंगे, क्रिकेट आप देखते होंगे, तो इस साल T20 वर्ल्ड कप हो रहा है इंडिया में, अक्टूबर नवंबर में होगा। तो उसका जो फाइनल खेला जाएगा T20 वर्ल्ड कप का, वो नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा।
बिहार का कौन सा परंपरागत खिलौना है जो इंडिया टॉय फेयर में जिसकी प्रदर्शनी की गई, डिस्प्ले किया गया? इंडिया टॉय फेयर, भारतीय खिलौना मेला लगा था 2021। तो इस खिलौने का नाम क्या है? ये है कन्यापुत्री। कन्यापुत्री बोलते हैं। ये कौन से जिले का खिलौना है बिहार का? सुना है आपने कन्यापुत्री खिलौना? तो मैं आपको दिखाता हूं कन्यापुत्री खिलौना। ये चंपारण का है, चंपारण। देखिए कन्यापुत्री जो है ये बेसिकली गुड्डे गुड़िया का जोड़ा होता है और ये भाई बहन के रिश्ते का प्रतीक है क्या, कन्यापुत्री जो है। और ये एक परंपरागत गुड़िया है। इसमें बेसिकली प्रथा ये है चंपारण में कि जो ये जोड़ा है भाई बहन का, इसको जो बहन है वो जाके नदी में डुबा आती है और फिर भाई नदी में जाके उसको वापस लेकर आता है। ठीक है, तो ये एक भाई बहन का जो पवित्र रिश्ता है उसका प्रतीक है कन्यापुत्री नाम की ये गुड्डे गुड़िया का जोड़ा। और ये जो आप ऑप्शन देख रहे हैं बी, चन्नापटना के खिलौने, ये प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात में इनका जिक्र करा था। ये खिलौने कर्नाटक से हैं, ये खिलौने कर्नाटक से हैं। अच्छा, बिहार का सबसे फेमस परंपरागत खिलौने कौन से होते हैं? तो मैं आपको फोटो दिखाता हूं। ये होते हैं सिक्की, एक घास होती है, ये गोल्डन कलर की घास होती है। इसे गोल्डन ग्रास ऑफ बिहार बोलते हैं क्योंकि इसका जो कलर होता है वो सोने जैसा होता है, सिक्की घास। तो सिक्की घास के बने हुए जो हैंडीक्राफ्ट होते हैं, हस्तशिल्प, ये बिहार के सबसे फेमस हैं। ऑल ओवर इंडिया ही नहीं बल्कि विदेशों में भी इनका निर्यात किया जाता है। अब सवाल ये है दूसरा कि सिक्की जो घास होती है ये बिहार में कहाँ पे होती है? तो ये सबसे ज़्यादा होती है मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में। मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में होती है सबसे ज़्यादा सिक्की घास। ये वहाँ के जो दलदलीय जो गीले इलाके हैं कीचड़ वाले, वहाँ पे उगती है और इनसे फिर ये हैंडीक्राफ्ट बनाए जाते हैं। ये आप देख सकते हैं सिक्की की घास से बने। इतना ही नहीं, बिहार में दरभंगा क्लस्टर भी है। दरभंगा क्लस्टर मतलब बिहार के दरभंगा में भी जो परंपरागत खिलौने हैं उनका विनिर्माण केंद्र है। इसको दरभंगा क्लस्टर कहा जाता है। दरभंगा अभी खबरों में इसलिए भी था क्योंकि यहाँ पे एक तो एम्स बना है, दरभंगा में चालू हो गया है, और दूसरा यहाँ पे एयरपोर्ट चालू हो गया है। जनवरी के महीने में यहाँ पे एयरपोर्ट भी चालू हो गया है। क्लियर है? तो ये भी बिहार के परंपरागत खिलौने हैं। तो कन्यापुत्री जो डॉल है ये इंडिया टॉय फेयर में इसकी प्रदर्शनी की गई। बिहार का 109वां स्थापना दिवस मनाया गया। तो इसका विषय क्या था? तो ये आपको पता होगा, बिहार पहले बंगाल का हिस्सा था, बंगाल प्रेसिडेंसी बोलते थे, याद है? तो 1912 में बना था बिहार बंगाल से अलग होके, और अब चल रहा है 2021। तो आप काउंट कर लीजिए, तो ये 109 साल हो गए। तो 109वां स्थापना दिवस बिहार का मनाया गया और 22 मार्च को होता है बिहार का स्थापना दिवस, क्योंकि 22 मार्च 1912 को बना था बिहार। और 22 मार्च को इसका थीम क्या था? इसका थीम था जल जीवन हरियाली। ऑप्शन ए, जल जीवन हरियाली। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात ये कि 22 मार्च को और क्या होता है, तो याद रखिए 22 मार्च को होता है इंटरनेशनल वाटर डे। इंटरनेशनल वाटर डे, अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस। इसको वर्ल्ड वाटर डे भी बोल सकते हो। वर्ल्ड वाटर डे, अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस भी 22 मार्च को हर साल मनाया जाता है। बिहार जो है वो भारत का कौन सा राज्य है, कौन से नंबर का राज्य है, पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा, जिसने इथेनॉल प्रमोशन पॉलिसी को शुरू करा है? इथेनॉल क्या होती है? इथेनॉल को हम रासायनिक तौर पर C2H5OH लिखते हैं। ये एक शराब होती है। इनफैक्ट जो शराब पी जाती है नियमित रूप से लोगों के द्वारा वो इथेनॉल ही होती है। और कई बार आपने ये वर्ड सुना है जहरीली शराब। जहरीली शराब क्या होती है? अब जो लोग जिनको नहीं पता, उतना ज्ञान नहीं है शराब का, वो क्या करते हैं अपने घर में बना लेते हैं, तो वो इथेनॉल नहीं, वो मीथेनॉल बन जाती है। और मीथेनॉल जो होती है जहरीली होती है। मीथेनॉल होता है CH3OH। तो मीथेनॉल जब बन जाती है तो वो जहरीली होती है, लोग उसे पी के और फिर मर जाते हैं। तो इसको जहरीली शराब बोलते हैं, मीथेनॉल। तो मैं इथेनॉल की बात कर रहा हूं। अब इथेनॉल को ईंधन के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है और भारत की सरकार एक नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी लेकर आई थी, राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति। नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी, राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 में, जिसके तहत सरकार ये चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं इथेनॉल को बनाएं। इसका फ़ायदा क्या है अगर आप इथेनॉल को बनाएंगे? देखो फ़ायदा ये है, इथेनॉल जो है आप अपनी गाड़ियों में ईंधन के रूप में भी डाल सकते हो, पेट्रोल के साथ मिक्स करके। और सरकार का लक्ष्य ये है कि 80% पेट्रोल और 20% इथेनॉल होना चाहिए भारत में। इसका फ़ायदा ये है
देखो पेट्रोल धुआं छोड़ता है, पेट्रोल एक बहुत ही साफ ईंधन नहीं है। गाड़ी से कितना धुआं निकलता है, तो पेट्रोल एक क्लीन फ्यूल नहीं है, लेकिन इथेनॉल कोई धुआं नहीं छोड़ता। इथेनॉल बहुत ही क्लीन फ्यूल है, भविष्य का ईंधन है, गैर परंपरागत ईंधन है। तो इसका एक फायदा तो ये होगा, प्रदूषण कम होगा अगर हम इथेनॉल का इस्तेमाल करेंगे ईंधन में। 80% पेट्रोल, 20% इथेनॉल। दूसरा फायदा ये होगा, पेट्रोल हमें विदेशों से खरीदना पड़ता है, हम पूरी तरह से आयात पर निर्भर हैं। अभी आज की पिछले 3 सालों से हम सबसे ज्यादा पेट्रोल खरीद रहे हैं ईरान से, लेकिन अब ईरान से हमने बंद कर दिया, तो अब हम सबसे ज्यादा खरीद रहे हैं 3 सालों से इराक से। समझ में आया? पिछले 3 सालों से पहले हम सबसे ज्यादा ईरान से खरीदते थे, लेकिन पिछले 3 सालों में अगर आप देखें मिनिस्ट्री ऑफ ऑयल एंड नेचुरल गैस की वेबसाइट पे जाके, तो हमने सबसे ज्यादा तेल खरीदा है इराक से, क्योंकि ईरान से हमने बंद कर दिया अमेरिका के दबाव में आके। तो एक फायदा ये होगा, हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो कम हो जाएगा, हमारा आयात बिल कम हो जाएगा, आयात पे खर्चा कम हो जाएगा। तो इथेनॉल, अब इथेनॉल बनाना है, तो इथेनॉल बनाने के लिए कच्चा माल क्या चाहिए, किस चीज से इथेनॉल बनेगा? या तो मकई से बनेगा, मक्का, कॉर्न या मेज बोलते हैं जिसे, या मोलेसिस से बनेगा। मोलेसिस क्या होता है? इसे शीरा बोलते हैं। जो आप गन्ने का जो जूस बनाते हो ना, गन्ने का रस होता है, उसके बाद जो बच जाता है वो मोलेसिस होता है, शीरा। ये मोटा द्रव्य होता है जो गन्ने के रस से या चकुंदर से जब शक्कर बनाते हैं तो सह उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है, बाय प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होता है। देखने में ये कुछ मधु जैसा दिखता है और इससे शराब बनाई जाती है, इथेनॉल। तो मोलेसिस होती है, या मोलेसिस से बना सकते हो, या आप जो सड़े हुए चावल या सड़ा हुआ गेहूं है, रॉटन ग्रेन या चावल जो होता है ब्रोकन राइस जिसे बोलते हैं, उससे भी बना सकते हो। अब इनकी भी तो खेती करनी पड़ेगी। तो इथेनॉल प्रमोशन पॉलिसी बहुत बड़ी चीज है। इसमें सरकार ये चाहती है, बिहार भारत का पहला राज्य है जिसने इथेनॉल संवर्धन नीति को अपनाया है, और इनका लक्ष्य यह है, बिहार की सरकार का, ज्यादा से ज्यादा लोग इथेनॉल को बनाएं और निवेश करें। तो सरकार ने छूट देने का ऐलान करा है। छूट कितनी? तो जितना भी आप निवेश करोगे उसमें सरकार 15% छूट देगी आपको 5 करोड़ रुपए तक। ठीक है, आप जितना भी निवेश करोगे उसमें 15% की छूट सरकार देगी 5 करोड़ रुपए तक। और अगर आप SC, ST, EBC या महिला हैं या अपंग हैं, दिव्यांग मतलब, या आपके ऊपर एसिड अटैक हुआ था और उसके सर्वाइवर हैं आप, तो फिर आपको सरकार 15.75% की छूट देगी 5.25 करोड़ तक। तो ये याद रखिए, 15% की छूट आपके निवेश पे 5 करोड़ तक, या अगर आप इन सब कैटेगरीज में बिलोंग करते हैं तो 15.75% तक की छूट 5.25 करोड़ रुपए तक। तो बिहार भारत का पहला राज्य है जिसने इथेनॉल प्रमोशन पॉलिसी को अपनाया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना, इसमें बिहार की पेयरिंग, बिहार का जोड़ा कौन से राज्य के साथ बनाया गया है? बहुत अच्छा सवाल है। देखो, एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना जो है ना, ये है क्या, पहले इसको समझो। इसमें हम 2 राज्यों को आपस में एक जोड़ा बना देते हैं दोनों का, और एक दूसरे के संस्कृति और एक दूसरे की सभ्यता, एक दूसरे की जो धरोहर, उनका आदान प्रदान किया जाता है। इसका एक उदाहरण देता हूं। अब बिहार को रखा गया है त्रिपुरा के साथ। अब त्रिपुरा आप जानते हैं, त्रिपुरा जो है पूर्वोत्तर का राज्य है, उत्तर पूर्व नॉर्थ ईस्ट का है। त्रिपुरा में त्योहार कौन सा मनाया जाता है? 2 बताता हूं जो सबसे फेमस हैं। एक तो है गरिया पूजा और एक है खर्ची पूजा। ये त्रिपुरा के 2 सबसे फेमस त्योहार हैं, गरिया पूजा और खर्ची पूजा। और बिहार के फेमस त्योहार तो बिहार के तो खैर बहुत सारे हैं। छठ पूजा है, और पितृपक्ष मेला जो गया में लगता है, या जो और तमाम सोनपुर में जो जानवरों का मेला लगता है। तो बिहार के त्योहार तो बहुत सारे हैं। अब बिहार का कोई त्योहार आप त्रिपुरा में मनाओ, और त्रिपुरा के त्योहार जो है गरिया पूजा और खर्ची पूजा, ये बिहार में मनाओ, तो इससे संस्कृति का आदान प्रदान होगा। त्रिपुरा के लोगों को पता चलेगा बिहार की संस्कृति क्या है, और बिहार के लोगों को पता चलेगा त्रिपुरा की संस्कृति क्या है। क्योंकि भारत में इतनी डाइवर्सिटी है, इतनी विविधता है कि उसमें लोगों को पता नहीं होता। बिहार के लोगों को ये नहीं पता तमिलनाडु के त्योहार कौन से हैं, तमिलनाडु के लोगों को मतलब ही नहीं बिहार से। तो कहीं ना कहीं हम एक जो है, बहुत सारे जो राज्य हैं अपने आप में एक देश है, इतनी अलग अलग संस्कृति है। तो इस संस्कृति के आदान प्रदान के लिए एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना चलाई गई है। इसमें 2 राज्यों का जोड़ा बनता है और एक दूसरे का सांस्कृतिक आदान प्रदान होता है। तो इसमें त्रिपुरा को बिहार के साथ रखा गया। नेचर सफारी अभी अभी स्टार्ट हुई है। ये कहां पे स्टार्ट हुई है? और यहां पे आप देख सकते हैं नीतीश कुमार खड़े हैं एक ऐसे पुल के ऊपर जिसका जो आधार है वो पारदर्शी है,
यानी ट्रांसपेरेंट बेस है, तो खड़े होकर डर लगेगा, आपको लगेगा कहीं शीशा टूट ना जाए, ऑब्वियसली वो टूटेगा नहीं। और ये भारत में क्या पहला है? जी नहीं, भारत में ये दूसरा ऐसा पुल है जिसका आधार शीशे का बना है। पहला जो है वो है लक्ष्मण झूला, और लक्ष्मण झूला जो है ऋषिकेश में है। तो लक्ष्मण झूला जो है उसका आधार गंगा नदी के ऊपर है, ये ऋषिकेश में, इसका आधार जो है वो शीशे का है। और दूसरा ये वाला है, तो आंसर है राजगीर। राजगीर में नेचर सफारी स्टार्ट हुई है, पर्यटन का विकास किया जाएगा, और राजगीर में बिहार का पहला और भारत का दूसरा ग्लास स्काई वॉक बना है। इसे ग्लास स्काई वॉक कहा जाता है इस तरह के पुल को, ठीक है। बिहार जो है वो भारत का पहला राज्य है जिसमें 2 ग्रीन एनर्जी एफिशिएंट टाउन बनेंगे। ये कौन से टाउन होंगे? ग्रीन एनर्जी एफिशिएंट मतलब हरित ऊर्जा दक्ष। यहां पे सरकारी जो बिल्डिंग है, सरकारी जो उसमें सारी अक्षय ऊर्जा इस्तेमाल होगी। तो ये 2 शहर बिहार में बनेंगे ग्रीन टाउन, हरित शहर। एक है राजगीर और एक है बोधगया। तो आंसर है राजगीर और बोधगया। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह घोषणा भी करी कि पटना जो है, पटना में जितनी भी सरकारी बिल्डिंग है, पटना हाई कोर्ट है, पटना उच्च न्यायालय, बिहार म्यूजियम है, विद्युत भवन वगैरह, सब इनमें भी ग्रीन एनर्जी यानी सोलर एनर्जी का इस्तेमाल होगा। और सोलर एनर्जी यहां पे आए इसके लिए 2 जगह पे, एक भागलपुर में और एक लखीसराय में। लखीसराय और भागलपुर में सोलर एनर्जी प्लांट लगाए जाएंगे, सौर ऊर्जा संयंत्र लगाए जाएंगे। समझ में आया? भागलपुर में और लखीसराय में, क्योंकि पटना में ग्रीन या सोलर एनर्जी चाहिए। हमारा सौर ऊर्जा लक्ष्य कितना है भारत का? हमें कितनी सौर ऊर्जा बनानी है पूरे भारत देश में? हमें बनानी है टोटल 175 गीगावाट अक्षय ऊर्जा यानी रिन्यूएबल एनर्जी 2022 तक, और इस 175 में से सोलर एनर्जी होगी 100 गीगावाट। तो अगर पूछें हमारा अक्षय ऊर्जा या नवीकरणीय ऊर्जा रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट कितना है, तो आंसर 175 गीगावाट। और अगर पूछे हमारा सौर ऊर्जा का लक्ष्य कितना है, तो आंसर है 100 गीगावाट। एक बहुत ही महान वैज्ञानिक, मैं महानतम में से भी कहूंगा तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, इनका नाम था मानस बिहारी वर्मा। इनका निधन हो गया। इन्होंने कौन सा भारत का लड़ाकू विमान बनाने में मदद करी थी दूसरे वैज्ञानिकों की? जैसे एपीजे अब्दुल कलाम जी, ये 78 साल के थे और ये दरभंगा से थे। दरभंगा में कहां से थे? दरभंगा में एक ब्लॉक है जिसका नाम है घनश्यामपुर। तो ये घनश्यामपुर ब्लॉक के गांव बौर से थे। इनका गांव का नाम है बौर, BOUR, बौर। तो ये जो है दरभंगा से थे और एपीजे अब्दुल कलाम जी के साथ मिलकर इन्होंने काम किया था, पद्मश्री इन्हें मिला हुआ था। तो इनका नाम था मानस बिहारी वर्मा, और इन्होंने तेजस को बनाने में भूमिका अदा करी। तेजस, और तेजस जो लड़ाकू विमान है इसको नाम तेजस किसने दिया था? अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस विमान का नाम तेजस रखा था। वैसे पिछले साल एक और बहुत महान व्यक्ति हैं बिहार के जिनका निधन हुआ था, उनका नाम था वशिष्ठ नारायण सिंह। वशिष्ठ नारायण सिंह, इनके नाम पे एक पुल भी बनाया अभी अभी कोइलवार में, सोन नदी के ऊपर एक पुल बनाए, वशिष्ठ नारायण पुल इनके नाम पे। खैर मैं आगे बताऊंगा वो। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रघुनंदन लाल भाटिया का निधन हो गया। ये कौन से राज्य के राज्यपाल थे? रघुनंदन लाल भाटिया। तो याद रखिए, ये पहले तो कहां से थे? तो ये बेसिकली अमृतसर से चुनाव लड़ते थे और बहुत ही सफल नेता थे। 6 बार अमृतसर से सांसद थे लोकसभा में, 6 बार अमृतसर से, रघुनंदन लाल भाटिया। तो इनका निधन हो गया और ये केरल और बिहार के सांसद थे। केरल और बिहार, केरल के सांसद थे ये 2004 से 2008 तक, और बिहार के राज्यपाल थे ये 2008 से 2009, सिर्फ 1 साल के लिए थे लेकिन थे। ठीक है, तो आंसर है केरल और बिहार। वैसे बिहार के एक और राज्यपाल का निधन हुआ है अभी अभी, जिनका नाम था M रामा जोइस। ये एक जज थे और ये पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे। पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय यानी चंडीगढ़ में जो है चंडीगढ़ हाई कोर्ट, उसके ये मुख्य न्यायाधीश थे। M रामा जोइस बिहार और झारखंड दोनों के राज्यपाल थे। बिहार की सरकार ने कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च करा है जिसमें वो पेशेंट, वो मरीज जो आइसोलेटेड हैं यानी क्वारंटाइन में हैं, उनको ट्रैक किया जा सकेगा, उन पर नजर रखी जा सकेगी? तो इसका नाम रखा है हिट, हिट कोविड ऐप। हिट की फुल फॉर्म है होम आइसोलेशन ट्रैकिंग, होम आइसोलेशन ट्रैकिंग। बिहार का इनमें से कौन सा ऐसा उत्पाद है, प्रोडक्ट है, जिसको GI टैग मिला हुआ है? शाही लीची, जर्दालू आम, कटरनी चावल या ऑल ऑफ द अबव?
तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। इन तीनों को ही 2018 में भौगोलिक संकेतक मिला था, जीआई टैग मिला था। तो मैं अब क्यों पूछ रहा हूं ये सवाल, वो इसीलिए क्योंकि इनका निर्यात हो रहा है अब, ठीक है ना, इनका निर्यात हो रहा है। शाही लीची जो है ये मुजफ्फरपुर की है, ये ध्यान रखिए, मुजफ्फरपुर से आती है शाही लीची। लेकिन उसके अलावा जो आसपास के इलाके हैं जैसे वैशाली, समस्तीपुर, चंपारण, बेगूसराय, इनमें भी शाही लीची का उत्पादन होता है। जरदालू जो आम है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और जो कटरनी चावल है ये भी, इसे भी भौगोलिक संकेतक मिला हुआ है। वैसे और कौन से उत्पाद हैं बिहार के जिन्हें भौगोलिक संकेतक मिला हुआ है? आपको मधुबनी पेंटिंग पता होगा, मधुबनी पेंटिंग जो है इनको भी जीआई टैग मिला हुआ है। फिर भागलपुर का जो सिल्क है, भागलपुर का जो सिल्क है उसे भी, ये किस तरह का सिल्क होता है? ये टसार सिल्क होता है, टसार सिल्क। सिल्क सिटी है बिहार का भागलपुर। और सिक्की की, जो मैंने बताया था ना, सिक्की से खिलौने हस्तशिल्प बनते हैं, उनको भी जीआई टैग मिला हुआ है। तो आंसर है इसका ऑल ऑफ द अबव। और ये न्यूज़ में इसलिए आए थे क्योंकि हम इनका निर्यात कर रहे हैं, ब्रिटेन में, इंग्लैंड वगैरह भेज रहे हैं, उससे जो है किसानों की आमदनी भी बढ़ेगी। और चाइना के बाद भारत दूसरा सबसे बड़ा लीची उत्पादक है। भारत का सबसे बड़ा भगवान बुद्ध का लेटे हुए मुद्रा में स्टैचू, जिसे रिक्लाइनिंग बुद्धा बोलते हैं, ये कहां पे लगाया जा रहा है? तो ये बोध गया में लगाया जा रहा है। और बुद्ध पूर्णिमा का दिन अभी आया था थोड़े समय पहले। बुद्ध पूर्णिमा को हम वैसाख त्योहार भी बोलते हैं, इसे बुद्ध जयंती भी बोलते हैं, बुद्ध पूर्णिमा भी बोलते हैं, वैसाख भी बोलते हैं, अलग अलग नाम हैं। अच्छा, भगवान बुद्ध की जो ये प्रतिमा है जिसमें वो लेटे हुए हैं, जो ये मुद्रा है, इसका महत्व क्या है? इसका सिग्निफिकेंस क्या है? इसका सिग्निफिकेंस ये है कि जब भगवान बुद्ध ने अपने प्राण त्यागे थे कुशीनगर में, ये उत्तर प्रदेश में जगह है कुशीनगर, और यहाँ पे अभी जो एयरपोर्ट था उसको अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का दर्जा भी मिला है कुशीनगर को। तो कुशीनगर में जब भगवान बुद्ध ने अपने प्राण त्यागे थे, इसको बोलते हैं परिनिर्वाण। तो प्राण त्यागने से जस्ट पहले वो इसी मुद्रा में लेटे थे, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा महत्व रखती है, बहुत ज़्यादा इसका एक इमोशनल सिग्निफिकेंस है। और अभी बोध गया में ये बुद्ध इस तरह की मूर्ति लगाई जाएगी जिसमें वो इसी मुद्रा में लेटे हुए हैं, परिनिर्वाण से पहले की मुद्रा, ठीक है। तो ये मुद्रा है और ये ऐसा माना जा रहा है 100 फीट ऊंची है, लगभग 100 फुट का, और ये फाइबर ग्लास की बनी है। ये कोलकाता के जो कारीगर हैं उन्होंने बनाई है, लेकिन बिहार में लगाई जाएगी। और भगवान बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था, जिसके नाम पे यूपी में सिद्धार्थ नगर भी है। भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में, जो नेपाल के कपिलवस्तु डिस्ट्रिक्ट में आता है, कपिलवस्तु। और भगवान बुद्ध को परम ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। उसके बाद उन्होंने जो पहला उपदेश दिया था सारनाथ में दिया था, और उन्होंने जो प्राण त्यागे थे वो कुशीनगर में। बिहार की सरकार उन बच्चों को कितनी वित्तीय सहायता देगी हर महीने जिन्होंने अपने अभिभावकों को कोविड के कारण खो दिया? 18 साल से कम उम्र के, 18 साल से कम उम्र के जो भी बच्चे बिहार में हैं, तो इनको बाल सहायता योजना के तहत हर महीने 1500 रुपये बिहार की सरकार देगी, जिससे वो अपना गुजारा कर सकें। ये वो बच्चे हैं जिन्होंने अपने माता पिता को दोनों को खो दिया कोविड के कारण। कौन सा संगठन है जो बिहार में 15 जिलों में ऑक्सीजन प्लांट लगाएगा जिससे ऑक्सीजन की कमी को पूरा किया जा सके? ये है NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। भारत सड़क निर्माण जो प्राधिकरण है NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय राजमार्ग प्राधिकरण। तो NHAI जो है ये बिहार के 15 डिस्ट्रिक्ट में, ये याद रखने आपको आवश्यक नहीं है, एक बार मैं वैसे बता देता हूं, पटना, बेगूसराय, मधुबनी, भागलपुर, भोजपुर, नवाड़ा, सिवान, अरारिया, पश्चिम चंपारण, पूर्णिया और सहरसा, इनमें ऑक्सीजन प्लांट लगाएगा NHAI। वैसे आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बता देता हूं, यहां पे भारत में सड़कें NHAI भी बनाता है और सीमा सड़क संगठन यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन भी बनाता है, और दोनों का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। तो दोनों में फर्क क्या है? फर्क यह है कि जो NHAI है ये बनाता है राजमार्ग और जो राजकीय मार्ग होते हैं, स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे। और जो ब्रो है, ब्रो आपको बता दूं ये रक्षा मंत्रालय के अधीन काम करता है, सड़क परिवहन मंत्रालय के अधीन काम नहीं करता, रक्षा मंत्रालय, क्योंकि ये हमारी सीमाओं पर, हमारे बॉर्डर पर सड़कें बनाता है और पहाड़ों पे जहां दुर्गम सड़कें होती हैं उनको बनाता है। यह फर्क है NHAI में और ब्रो में। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में बिहार का स्थान क्या था?
इंडिया जस्टिस रिपोर्ट टाटा ट्रस्ट ने दी थी। इसमें यह रिपोर्ट यह बताती है कि भारत का कौन सा राज्य अपने नागरिकों को न्याय देने के मामले में उत्कृष्ट है। तो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में आपको दिखा देता हूं, सबसे अच्छा जस्टिस भारत में मिलता है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र 2 साल से लगातार नंबर 1 है और बिहार का जो इसमें स्थान है आप देख सकते हैं, बिहार का स्थान है इसमें 13वां। तो आंसर है इसका 13वां, बिहार का स्थान। और छोटे राज्यों की बात करें तो त्रिपुरा में सबसे अच्छा जस्टिस सिस्टम है और सबसे खराब है मेघालय में। बड़े राज्यों में सबसे खराब किसमें है? बड़े राज्यों में सबसे खराब है यूपी में। अभी अभी बिहार में एंटी ड्रग एब्यूज प्रोग्राम यानी ड्रग ना लो, उसके लिए जो सरकार ने एक अभियान चलाया है, उसके लिए ब्रांड एम्बेसडर कौन बना है? इनको, इस लड़की को बाईसाइकिल गर्ल बोलते हैं। आपको याद होगा जब एक समय था कोविड वाला, तब एक लड़की जो है वो गुड़गांव से लेके और दरभंगा तक 1200 किलोमीटर उसने साइकिल चलाई थी। याद है वो लड़की? अपने पिता को पीछे बैठाकर, क्योंकि उनके पिता जो थे वो चोटिल थे लॉकडाउन के दौरान। वो लड़की है ये ज्योति कुमारी। तो आंसर है ज्योति कुमारी। वो एंटी ड्रग एब्यूज प्रोग्राम जो है उसकी एम्बेसडर बनी है। सो ये था हमारा सेट नंबर 1 बिहार पीसीएस के जो संभावित प्रश्न है उनका। बहुत जल्दी मैं हाजिर होऊंगा सेट नंबर 2 के साथ। मैं आपको बता दूं, हमारे जो कोर्सेज हैं बहुत ही शानदार हैं स्टडी आईक्यू के, चाहे वो पीसीएस का कोर्स हो, जुडिशरी, एसएससी, बिहार, सब बिहार के हैं ये। बिहार टीचर भर्ती या सब इंस्पेक्टर भर्ती, ये सारे कोर्स, अगर कोई भी आप पेड कोर्स लेना चाहते हैं तो नीचे लिंक दे दिया है मैंने, वहां पे आप क्लिक करके इनको ले सकते हैं। तो मिलते हैं बहुत जल्दी सेट नंबर 2 में। और इस वीडियो के बारे में अपने जो आपके दोस्त हैं बिहार के, उनको भी जरूर बताइए, इससे हमें प्रोत्साहन मिलता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी आईक्यू।